कैसे हो सब लोग। तो अब केवल 29 दिन ही बचे हैं और अब आप पूरा चैनल एक्सेस करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके अपनी पसंद के अनुसार अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सच में बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सुनो, यहां हम रोज न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल कवर कराते हैं। बाकी स्टैटिक की पूरी प्लेलिस्ट पहले से चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज्वाइन करके उन्हें आराम से कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपने स्टैटिक का अच्छा हिस्सा कवर कर लिया होगा। अगर अभी बाकी है तो धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली पूरा करना शुरू करें। टेलीग्राम पर जो क्विक रिवीजन नोट्स कम वर्कशीट हम शेयर करते हैं उसे जरूर यूज करें। प्रिंट निकालकर अपने नोट्स ऐड करके डेली रिवीजन को मजबूत बनाइए। इसमें आपको प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेंस आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इन्हें नियमित रूप से सॉल्व करना आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। इसे अपने वैल्यू एडिशन टूल की तरह यूज करें। जितना सिंसियरली इस्तेमाल करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं 24 अप्रैल 2026 फ्राइडे की महत्वपूर्ण न्यूज और एडिटोरियल्स का एनालिसिस। याद रखिए, ये आखिरी के 29 दिन किसी भी एस्पिरेंट के सालों की मेहनत का फैसला करेंगे। थकान सबको होती है, लेकिन जो इस भीषण दबाव में भी कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा वही फाइनल लिस्ट में अपनी जगह पक्की करेगा। समय बहुत कम है, फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। और फोकस की बात करें तो आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ बहुत ही इंटेंस कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तमिलनाडु में 85% से ज्यादा मतदान का जश्न है और दूसरी तरफ बिहार में 22 लाख लोगों के राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने की कगार पर है। एक मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर और उसी में से लाखों लोगों का गायब हो जाना। एग्जैक्टली। तो आज की चर्चा हम इसी विरोधाभास से शुरू करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो तमिलनाडु के 17th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस का डेटा बहुत क्रिटिकल है। 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 85.15% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया है। राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान भी आया है कि ये ऐतिहासिक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी भीषण गर्मी और लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस के बावजूद मतलब ये संभव कैसे हुआ? देखिए, ये टर्नआउट सिर्फ नागरिकों के उत्साह का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म काम कर रहा है, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं। अच्छा, SIR। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक अग्रेसिव ड्राइव चलाई थी। मतलब डेड वोटर्स को हटाना और नए एलिजिबल वोटर्स को जोड़ना। जब आपका डिनोमिनेटर यानी आपकी वोटर लिस्ट एक्यूरेट होती है ना, तो टर्नआउट परसेंटेज नेचुरली एक्चुअल पार्टिसिपेशन को सही दिखाता है। समझ गया। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस एक इमारत की तरह है। बिल्कुल। अगर SIR जैसी फाउंडेशन मजबूत हो तभी टर्नआउट की इमारत इतनी ऊंची बन पाती है। ये लोकतंत्र का कैच क्लियर करने जैसा है। डेड डेटा हटाओ और सिस्टम रिफ्रेश करो। सही कहा। लेकिन यहीं पर वो कॉन्ट्रास्ट आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अगर तमिलनाडु में ये कैशे क्लियर करने से सिस्टम बेहतर हुआ है तो बिहार में क्या हो रहा है? वहां 27 लाख लोगों के डिसइनफ्रेंचाइजमेंट यानी मतदान के अधिकार से वंचित होने की रिपोर्ट आ रही है। हाँ, और ये बहुत चिंताजनक है। और सिर्फ वोटिंग ही नहीं, बिहार में लगभग 22 लाख लोगों के राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब अगर कोई अपना राशन कार्ड खो देता है तो उसका सीधा असर उसके डेमोक्रेटिक राइट्स पर कैसे पड़ रहा है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और इसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के थोड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। देखिए, जब हम डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ पोलिंग बूथ से वापस लौटा दिए जाने तक सीमित नहीं है। तो और क्या इन्वॉल्व है इसमें? ये एक डॉक्यूमेंट्री कैस्केडिंग फेलियर है। भारत में वेलफेयर स्टेट और इलेक्टोरल स्टेट गहराई से आपस में गुंथे हुए हैं। राशन कार्ड अब सिर्फ फूड सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट नहीं रह गया है। राइट, वो आइडेंटिटी प्रूफ भी है। एग्जैक्टली। ये आइडेंटिटी और रेजिडेंस का एक फंडामेंटल प्रूफ बन चुका है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों या बहुत ज्यादा रिजिड वेरिफिकेशन प्रोसेस के कारण 22 लाख लोगों के राशन कार्ड सस्पेंड होते हैं, तो वे सिर्फ अनाज से वंचित नहीं होते, इलेक्टोरल रोल्स में उनके वेरिफिकेशन पर भी सवालिया निशान लग जाता है। मतलब उनका पूरा एग्जिस्टेंस ही सिस्टम से बहाल हो रहा है। हाँ, और इससे जो सरकार चुनी जाती है उसके क्वालिटी ऑफ मैंडेट पर एक गंभीर संवैधानिक सवाल खड़ा होता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं है ना, बल्कि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन भी है। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं
कि स्टेट मशीनरी का ये जो एफिशिएंसी के नाम पर ओवर करेक्शन है, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस को सिस्टम से बाहर कर रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये एक्सक्लूजन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का नतीजा नहीं है। अच्छा। कई बार ये बहुत गहरे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी मैनिफेस्टेशन होता है। वेंगाई वयाल का केस इसका क्लासिक उदाहरण है। हाँ, वेंगई वलायल, जहां वो कास्ट एट्रोसिटीज हुई थी। हाँ, 2022 में वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हुई थी, उसके रिस्पॉन्स में लोगों ने काले झंडे दिखाकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के नेगोशिएशंस के बाद वेंगाई वायल के लोग वोटिंग के लिए मान गए। लेकिन जो पास का इरायूर गांव था, वहां के निवासियों ने तो पूरी तरह से बॉयकॉट किया ना? एग्जैक्टली। इरायूर के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह बॉयकॉट किया। ये घटनाएं एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बीच टूटते हुए ट्रस्ट का बैरोमीटर है। मतलब जब उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा। हाँ, जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को यह महसूस होता है कि जस्टिस सिस्टम और लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी उनकी सुरक्षा करने में फेल रही है, तो वो वोटिंग के बहिष्कार को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इरायूर के मामले में उनकी मांगें बहुत स्पेसिफिक थीं। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज केस की वापसी और बुनियादी सुविधाएं। ये साबित करता है कि गवर्नेंस सिर्फ पॉलिसी बनाने तक सीमित नहीं रह सकती। अगर ग्राउंड लेवल पर सोशल जस्टिस नहीं है, तो इलेक्शन की लेजिटिमेसी वैसे भी खतरे में है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जब इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट की बात हो ही रही है, तो जुडिशरी और पब्लिक परसेप्शन के बीच जो टकराव चल रहा है, उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है आजकल। कोर्ट रूम्स में पब्लिक परसेप्शन का ये जो दबाव है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। राइट, ये वो एक्साइज पॉलिसी केस वाला मामला है ना? हाँ, ये पूरा मामला एक्साइज पॉलिसी केस की 13 अप्रैल की कोर्ट हियरिंग के क्लिप्स ऑनलाइन शेयर करने से जुड़ा है। यहाँ पर हम एडिटोरियल टाइटल द डिजिटल कोर्ट रूम एंड कंटेम्प्ट प्लस द इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण कर सकते हैं। ये एडिटोरियल सबजुडिशरी मैटर्स पर डिजिटल नैरेटिव के प्रभाव की बात करता है। इस एडिटोरियल का जो कोर आर्गुमेंट है, वो जुडिशियल सैंक्टिटी को लेकर है। देखिए, सब जुडिस का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन हो, पेंडिंग हो, तो उस पर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी चर्चा या नैरेटिव बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जो ट्रायल की निष्पक्षता को प्रभावित करे। तो कोर्ट ने इसी वजह से नोटिस दिया? बिल्कुल। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इन हियरिंग वीडियोस को टेक डाउन करें। इसका कानूनी पहलू ये है कि कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग या उसके हिस्सों को पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल करना कोर्ट की अवमानना है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। कोर्ट चाहता है कि फैसला एविडेंस पर हो, सोशल मीडिया आउटरीच बने। एग्जैक्टली। जुडिशरी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि डिसीजन फैक्ट्स पर बेस्ड हो। लेकिन प्रैक्टिकली सोचे थोड़ा। वेट एक सेकंड, क्या आजकल लीगल बैटल्स एक्चुअल कोर्ट से पहले पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट में नहीं लड़ी जा रही हैं? ये तो है। मतलब डिजिटल युग में जहां हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, वहां इंफॉर्मेशन फ्लो को रोकना तो लगभग असंभव है। तो क्या कोर्ट कंटेम्प्ट का नोटिस देकर एक ऐसी लहर को रोकने की कोशिश कर रहा है जो पहले ही हाथ से निकल चुकी है? ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिक है। इन्फॉर्मेशन फ्लो को रोकना यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना भी तो अनिवार्य है ना? हाँ, वो तो है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत पुराना सिद्धांत है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस को मॉब अप्रूवल की जरूरत है। राइट, भीड़ तय नहीं कर सकती कि क्या सही है। एग्जैक्टली। जब ट्रायल्स का मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया ट्रायल होने लगता है, तो जजेस पर, गवाहों पर और पूरी लीगल प्रोसेस पर एक अनड्यू प्रेशर बनता है। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट में तो सिर्फ भावनाएं और नैरेटिव हावी होते हैं। बिल्कुल। जबकि एक्चुअल कोर्ट में फैक्ट्स और एविडेंस मायने रखते हैं। अगर पब्लिक सेंटिमेंट या वायरल क्लिप्स के आधार पर जुडिशियल डिसीजंस इन्फ्लुएंस होने लगे, तो रूल ऑफ लॉ का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। सही बात है। और पब्लिक अप्रूवल जीतने का ये जो दबाव है ना, ये सिर्फ जुडिशरी के आसपास नहीं दिखता। पॉलिटिक्स में भी चुनाव जीतने और पब्लिक को खुश रखने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि सरकारें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुनियादी नियमों को ताक पर रख रही हैं। आप बिहार वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इकोनॉमी के सेक्शन में आते हैं। बिहार सरकार का नया कदम इसका परफेक्ट उदाहरण है। आपको पता है, बिहार सरकार ने आरबीआई से 12,000 करोड़ रुपए के लोन की मांग की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कर्ज सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स जैसी योजनाओं को फंड करने के लिए मांगा गया है। मतलब पेंशन देने के लिए लोन।
ये स्टेट गवर्नमेंट्स के बढ़ते फाइनेंशियल प्रेशर और बिगड़ती फिस्कल हेल्थ का एक बहुत ही अलार्मिंग सिग्नल है। देखिए, इसे फिस्कल डेफिसिट के थोड़े ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस के संदर्भ में समझना होगा। थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझाइए इसे। आमतौर पर जो भी बोरोइंग्स होती हैं या लोन लिए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या ब्रिजेस बनाना। क्योंकि उनसे आगे चल के रेवेन्यू आता है। एग्जैक्टली, कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे वो कर्ज चुकाया जा सकता है। लेकिन जब सरकार बोरिंग्स का इस्तेमाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए करने लगे, जैसे कि पेंशन्स, सब्सिडीज या सैलरीज देना, तो ये एक गहरे डेट ट्रैप की शुरुआत है। वेट, तो क्या सरकार बुनियादी तौर पर अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज ले रही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई इंसान घर का राशन खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड पर पर्सनल लोन ले रहा हो। राशन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल भारी ब्याज के साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। ये तो सीधा डेट ट्रैप है, और इसमें पॉलिटिक्स का एंगल भी बहुत साफ है। आपको याद होगा, हाल ही में बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, जहां विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। हाँ, और यहीं पर पॉलिटिकल कमिटमेंट्स वर्सेस इकोनॉमिक रियलिटी का क्लैश आता है। आज के समय का ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिलेमा है। चुनाव जीतने के लिए या कोएलिशन पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स की घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, पर उन्हें फंड करने के लिए पैसा कहां से आएगा? वही तो, स्टेट के पास अपना इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन होता नहीं है। फिर आरबीआई के पास जाना या मार्केट बोरोइंग्स बढ़ाना ये एकमात्र विकल्प बचता है। लॉन्ग टर्म में ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर स्टेट का सारा रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स और पेंशन्स में जाने लगेगा, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा बचेगा ही कहाँ? एग्जैक्टली, ये इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटी का भी मुद्दा है। आज के पॉलिटिकल गेन्स की कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। बहुत ही सीरियस इशू है ये। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स की बात करें, तो ग्लोबल लेवल पर भी स्थिति बहुत टेंस है। इंडियन रुपी लगातार चौथे सेशन में गिरकर 94 पर डॉलर का मार्क पार कर गया है। हाँ, 94.01 पर क्लोजिंग हुई है इसकी। और ऐसा लग रहा है कि आरबीआई का इंटरवेंशन भी इस गिरावट को थामने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? देखिए, रुपी की इस कमजोरी के पीछे मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल के पार चले गए हैं। और हम तो ऑयल इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। ऑयल महंगा होने का सीधा मतलब है कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया कमजोर होगा। लॉजिकल है। इसके अलावा एक और फैक्टर है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय में इन्वेस्टर्स रिस्क वाले मार्केट से पैसा निकालकर सेफ हेवन एसेट्स में डालते हैं, जैसे कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। अच्छा, इसीलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से एचएसबीसी ने इंडियन इक्विटीज को न्यूट्रल से डाउनग्रेड करके अंडरवेट कर दिया है। उन्हें लगता है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से डोमेस्टिक कॉर्पोरेट अर्निंग्स बुरी तरह प्रभावित होंगी। पर वेट, यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे डिकोड करना जरूरी है। अगर ब्रॉडर मार्केट इतना वल्नरेबल है, रुपया गिर रहा है, तेल महंगा हो रहा है, तो इन्फोसिस का Q4 नेट प्रॉफिट 21% बढ़कर 8,501 करोड़ रुपए कैसे हो गया? ये इंटरेस्टिंग डेटा है। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, FY27 में 20,000 फ्रेशर्स हायर करने की भी बात कर रहे हैं। मतलब एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक पेसिमिज्म है और दूसरी तरफ माइक्रो कॉर्पोरेट ऑप्टिमिज्म। ये एक ही इकोनॉमी में एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन असल में डोमेस्टिक इकोनॉमी और एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स के बीच का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। मतलब? देखिए, जो कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट पर निर्भर है, उनके लिए महंगा तेल और कमजोर रुपया नुकसानदायक है, क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इन्फोसिस या टीसीएस जैसी आईटी कंपनीज पूरी तरह से एक्सपोर्ट ड्रिवन है। ओहो, उनकी कमाई तो डॉलर्स में होती है ना? एग्जैक्टली, वे अपनी सर्विसेज यूएस और यूरोप में बेचती हैं और उनकी कमाई डॉलर्स में होती है। जब रुपया गिरता है तो वही $1 उन्हें 83 रुपए के बजाय 94 रुपए दे रहा है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन से उनके प्रॉफिट मार्जिन्स नेचुरली बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में पैनिक होने के बावजूद डॉलर अर्निंग आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हायरिंग बढ़ा रहा है। क्या बात है।
एक ही इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स पर बिल्कुल अलग अलग इम्पैक्ट। ये डायनामिक्स गवर्नेंस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हाँ, और खास तौर पर जब बात फाइनेंशियल मार्केट्स में रेगुलेशन की आती है। बिल्कुल, और रेगुलेशन की बात चली है तो सेबी का नया एक्शन डिस्कस करना बनता है। सेबी ने हाल ही में निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पर 964.6 मिलियन रुपए यानी करीब 10.25 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया है। ये येस बैंक बॉन्ड्स इशू वाला मामला है ना? हाँ, यहाँ पर हम एडिटोरियल टाइटल, रेगुलेटरी शिफ्ट इन कैपिटल मार्केट्स प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड का संदर्भ ले सकते हैं, जो इस फाइन के स्ट्रक्चर पर बात करता है। इस सेटलमेंट की जो सबसे अहम बात है ना, वो फाइन का अमाउंट नहीं है, बल्कि उसका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, आमतौर पे जब सभी किसी कॉर्पोरेट पे पेनल्टी लगाती है, तो वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। लेकिन इस मामले में सेटलमेंट की शर्त ये रखी गई है कि 93% फाइन अमाउंट सीधे उन इन्वेस्टर्स को वापस किया जाएगा जिनका येस बैंक बॉन्ड्स के कारण भारी नुकसान हुआ था। अरे वाह, मतलब पेनल्टी अब सिर्फ सरकार का खजाना भरने या पनिशमेंट देने का जरिया नहीं है, ये विक्टिम कॉम्पनसेशन का टूल बन रही है। एग्जैक्टली, ये पीनलाइजिंग द कॉर्पोरेट के साथ साथ कॉम्पनसेटिंग द विक्टिम की दिशा में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये तो बहुत पॉजिटिव कदम है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स का विश्वास कैपिटल मार्केट में तभी बना रहता है जब उन्हें लगता है कि रेगुलेटर सिर्फ कागजी कार्रवाई या टोकन पेनाल्टी नहीं लगा रहा है, बल्कि उनके एक्चुअल फाइनेंशियल लॉसेस की भरपाई भी सुनिश्चित कर रहा है। ये प्रो इन्वेस्टर रेगुलेटरी अप्रोच मार्केट की इंटेग्रिटी को लॉन्ग टर्म में बहुत मजबूत करेगा। सही बात है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी की बात हो रही है, तो उस खतरे को कैसे इग्नोर कर दें जो बिल्कुल बॉर्डरलेस है और बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है? आप एआई थ्रेट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी रिसेंटली बैंक हेड्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े फाइनेंशियल डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेष रूप से एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल का जिक्र हुआ है। ये मीटिंग दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ आईटी सेक्टर का डोमेन नहीं रह गई है, ये नेशनल सिक्योरिटी और सिस्टमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कोर इशू बन चुकी है। बिल्कुल। एआई मॉडल्स जैसे कि मिथोस इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि वे फाइनेंशियल सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है अब। हाँ, मतलब रियल थ्रेट है। सोचिए, एक एआई मॉडल जो बैंक के रिस्क असेसमेंट एल्गोरिदम को मैनिपुलेट कर दे, या डीप फेक्स और ऑटोमेटेड फिशिंग के जरिए सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाकर करोड़ों का लोन अप्रूव करवा ले। बाप रे, ये तो सीधे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर हमला है। बिल्कुल है। इसीलिए फ्यूचर गवर्नेंस में एआई रेगुलेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना ही होगा। तो मतलब एआई रेगुलेशन से लेकर इलेक्टोरल रोल्स तक हर जगह डेटा ही तय कर रहा है कि किसे अधिकार मिलेंगे और किसे बाहर किया जाएगा। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि जब एआई हमारे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को पूरी तरह कंट्रोल करने लगेगा, तो क्या सिस्टम एरर या एल्गोरिदम बायस के नाम पर लाखों लोगों को उनके अधिकारों और पैसों से बेदखल करना और भी आसान नहीं हो जाएगा? इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना ही बतौर एस्पिरेंट और बतौर सिविल सर्वेंट आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। और आज का जो सबसे बर्निंग टॉपिक है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़ता हुआ तनाव। मतलब ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। बिल्कुल, जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं ना, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला ये पैसेज एक तरह से एक मेन आर्टरी की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। एक ऐसी धमनी जो अगर ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी को लिटरली हार्ट अटैक आ सकता है। राइट। और अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, उसके कारण कच्चे तेल या क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने का जो एक डर बना हुआ है, वो बहुत रियल है। हाँ, हालात वाकई बहुत नाजुक है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नेवी को सीधा ऑर्डर दे दिया है कि समंदर में माइन बिछाने वाली कोई भी ईरानी नौका दिखे तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। ओहो, मतलब सीधा शूट टू किल वाला ऑर्डर है। बिल्कुल। और ईरान भी पीछे नहीं हटाए। उन्होंने इसके जवाब में एक कमर्शियल कंटेनर शिप को ही अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उसमें करीब 40 क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। राइट। और ईरान की तरफ से चेतावनी बिल्कुल साफ है। उन्होंने कह दिया है कि जब तक अमेरिकी नौसेना उनके बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म नहीं करती, वो इस पूरे जलडमरू मध्य को ग्लोबल पारगमन के लिए बंद ही रखेंगे। तो बेसिकली अगर ये मेन रास्ता ब्लॉक होता है
तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेरा मतलब है, हम तो खाड़ी देशों से आने वाले उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना? हाँ, ऑब्वियसली कतर हो गया, सऊदी अरब, बहरीन, इन देशों से सप्लाई रुकने का सीधा मतलब है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और शायद यही रीज़न है कि भारत अब नए ऑप्शंस तलाश रहा है, क्योंकि हम सिर्फ गल्फ कंट्रीज के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। एकदम सही कहा आपने। और इसी कूटनीतिक शिफ्ट को हम भारत का अफ्रीका की ओर रणनीतिक झुकाव कह सकते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चौथे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, जिसे हम IFS4 कहते हैं, उसकी थीम लॉन्च की है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? थीम है अस्थिर दुनिया में स्थिरता। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, मैं समझाती हूँ। भारत अब आगामी मॉनसून सीजन के लिए फर्टिलाइजर्स की डिमांड पूरी करने के लिए अफ्रीका की तरफ देख रहा है। तो किन अफ्रीकन देशों के साथ हम पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं? मेनली ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया और मोरक्को। इन देशों के साथ हम सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हैं ताकि एग्रीकल्चरल क्राइसिस से बचा जा सके। राइट, मतलब जब एक जगह आग लगी हो तो तेजी से नए रास्ते खोजना ही स्मार्ट डिप्लोमेसी है। लेकिन समंदर के इन रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए हम मिलिट्री और डिफेंस के लेवल पर क्या कर रहे हैं? डिफेंस डिप्लोमेसी में भी बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी काहिरा में 11वीं जॉइंट डिफेंस कमेटी की बैठक हुई है। ओके, तो इजिप्ट के साथ क्या डील हुई है? वहां भारत और मिस्र ने 2026-27 के लिए एक विस्तृत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना पर सहमति जताई है। और मैंने ये भी देखा कि रक्षा मंत्री ने जर्मन कंपनियों को भारत में को-डेवलपमेंट के लिए इनवाइट किया है। अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं रहना चाहते। एग्जैक्टली। भारत अब एक खरीदार से सह-निर्माता या को-डेवलपर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ही फोकस करते हैं। जर्मनी के साथ इस डिफेंस पार्टनरशिप में किन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है? इसमें मेनली AI इनेबल्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, मतलब AI वाले ड्रोन्स, उन्नत रडार सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट सोनोबुयोस शामिल हैं। वेट, ये सोनोबुयोस क्या चीज़ है? नाम तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। सोनोबुयोस बेसिकली छोटे एक्सपैंडेबल अंडर वाटर एकॉस्टिक सेंसर्स होते हैं। मतलब समंदर के अंदर आवाज सुनने वाले सेंसर्स? बिल्कुल। पानी के बहुत नीचे रडार तो काम करता नहीं है, तो नौसेना पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए इन सोनोबुयोस का इस्तेमाल करती है। इन्हें एयरक्राफ्ट से पानी में गिराया जाता है। ओह, तो ये पानी में जाकर छुपकर चलने वाली सबमरीन्स की आवाज पकड़ लेते हैं? हाँ, इसका एक हिस्सा सतह पे तैरता है जो ट्रांसमीटर का काम करता है, और सेंसर गहराई में जाकर अंडर वाटर साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है। इसका स्वदेशी विकास हमारी रणनीतिक स्वायत्ता के लिए गेम चेंजर है। सच में, ये तो बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। चलिए अब समंदर से निकलकर थोड़ा आसमान की तरफ चलते हैं। एविएशन सेक्टर में भी फ्यूल को लेकर एक नई तकनीकी बहस चल रही है, राइट? जी हाँ, एविएशन सेक्टर में नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य को लेकर एथेनॉल और ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के इस्तेमाल पर डिबेट हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर एथेनॉल क्लीन फ्यूल है तो सारे जहाज उसी से क्यों नहीं उड़ा देते? प्रॉब्लम इसके पीछे की फिजिक्स में है। एथेनॉल असल में ATF की तुलना में कम ऊर्जा सघन यानी लेस एनर्जी डेंस होता है। लेस एनर्जी डेंस, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ उड़ान के लिए? इसका मतलब ये है कि एक समान थ्रस्ट या ताकत पैदा करने के लिए आपको ATF के मुकाबले बहुत ज्यादा एथेनॉल जलाना पड़ेगा। ओके, मतलब जहाज में ज्यादा फ्यूल भरना पड़ेगा? एग्जैक्टली। और अगर फ्यूल का वजन बढ़ेगा तो विमान में यात्रियों या कार्गो की कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी, जिसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट एयरलाइंस के रेवेन्यू पर पड़ेगा। ये तो बड़ा कैच है। लेकिन फ्यूल और एमिशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका सीधा कनेक्शन हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ता है। चलिए अब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि ऊर्जा के स्वच्छ विकल्पों की ये चर्चा सीधे उस क्लाइमेट क्राइसिस से जुड़ी है जो अब हमारे सामने है। बिल्कुल। अप्रैल के महीने में ही देश के कई हिस्सों में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि बर्दाश्त के बाहर है। सही कह रहे हैं आप। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और केरला में जिस तरह का उच्च तापमान दर्ज किया जा रहा है वो नॉर्मल नहीं है। और डेटा क्या कहता है? हम कितने खतरे में हैं? ग्लोबल लेवल पर देखें तो भारत विश्व स्तर पर 9वां सबसे अधिक जलवायु सुभेद्य या क्लाइमेट वल्नरेबल देश है। 1995 से 2024 के बीच हमने 430 चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया है। 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसका आर्थिक नुकसान कितना आंका गया है?
करीब $170 बिलियन का नुकसान हुआ हमारी इकोनॉमी को। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और मैंने द लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2024 के कुछ आंकड़े भी देखे थे जो हीट वेव के इम्पैक्ट पर थे। हाँ, वो रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। अत्यधिक गर्मी के कारण 2024 में 247 बिलियन कार्य घंटे मतलब वर्क आवर्स का नुकसान हुआ है। 247 बिलियन वर्क आवर्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि खुले में जो मजदूर काम करते हैं वो गर्मी की वजह से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे ज्यादा असर कंस्ट्रक्शन साइट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा है। और एग्रीकल्चर में भी शायद फसलों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता होगा इस हीट वेव का। ऑब्वियसली, ये बढ़ता तापमान रबी फसलों के पकने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिसे हम टर्मिनल हीट स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, तो अगर फसल समय से पहले पक जाएगी तो पैदावार कम होगी। हाँ, दाने सिकुड़ जाते हैं और पैदावार कम होने का सीधा मतलब है खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा और मार्केट में महंगाई का दबाव बढ़ना। मतलब जो खतरा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई रुकने से देख रहे थे, वही खतरा हमें अपने खेतों में हीट वेव की वजह से दिख रहा है। एग्जैक्टली। अब चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित हादसे, इनसे निपटने की हमारी पूर्व तैयारी कितनी अहम है, ये समझना बहुत जरूरी है। राइट। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। हाल ही में केरला में जो हादसा हुआ है उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप त्रिशूर के मुंडथिकोड़ आतिशबाजी हादसे की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिसमें 15 लोगों की दुखद जान चली गई। बिल्कुल, ये बहुत ही ट्रैजिक था और इसके बाद प्रशासन ने कुछ काफी कड़े कदम उठाए हैं। इस साल का जो प्रसिद्ध त्रिशूर पुरम है वो बिना आतिशबाजी के आयोजित किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि ये एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है तो सही, पर सेफ्टी सबसे ऊपर है। जो मशहूर कुदामट्टम की रस्म होती है उसे भी सीमित कर दिया गया है। और आतिशबाजी की जगह शायद कुछ और इस्तेमाल हो रहा है अब। हाँ, मुख्य आतिशबाजी की जगह केवल कठना का प्रतीकात्मक इस्तेमाल होगा। ये एक तरह का लोहे का पाइप होता है जो सिर्फ आवाज करता है, जिससे आग लगने का खतरा नहीं होता। चलो, डिजास्टर मैनेजमेंट में तो प्रशासन ने एक्शन लिया, पर इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की भूमिका पर भी बात करना जरूरी है। हाँ, मालेगांव ब्लास्ट मामले को ही देख लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए की जांच में मौजूद खामियों को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। तो कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या पॉइंट आउट किया? कोर्ट ने पाया कि एनआईए ने अपना पूरा केस मुख्य रूप से मुकरे हुए बयानों पर मतलब रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट्स पर आधारित किया है। जो गवाह अपने बयानों से पलट गए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत वीक पॉइंट है। बिल्कुल, और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने एक प्रकार की नई जांच या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत है ही नहीं। ये तो लिटरली प्रोसीजरल फेलियर है। और जब प्रशासन और संस्थागत तंत्र में ऐसी कमियां होती हैं तो उसका असर सिर्फ सिक्योरिटी पर नहीं बल्कि समाज के हर तबके पर पड़ता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और जब इसका असर एजुकेशन पर पड़ता है तो ये सीधे तौर पर सोशल जस्टिस का मुद्दा बन जाता है। राइट। तो सोशल जस्टिस के सेक्शन में हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासनिक चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में। दिल्ली के स्कूलों का क्या स्टेटस है अभी? देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। हाँ, अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि कक्षा 1 से 8 तक के 10 लाख से अधिक छात्रों तक अभी तक उनकी पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। 10 लाख बच्चों के पास किताबें ही नहीं है। ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, और इसी देरी को लेकर शिक्षा विभाग के खिलाफ अदालत की अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका भी दायर कर दी गई है। तो ये हाल है स्कूल एजुकेशन का। पर अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां भी समानता या इक्विटी को लेकर काफी विवाद चल रहा है। हाँ, आप यूजीसी के नए रेगुलेशंस की बात करें, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। जी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है क्योंकि कोर्ट का मानना है कि ये नियम बहुत अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की काफी संभावना है। मतलब रूल्स क्लियर नहीं है। पर क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सच में भेदभाव के इतने मामले आते हैं? डेटा तो यही कहता है। यूजीसी ने संसदीय पैनल को जो डेटा दिया था उसके अनुसार 2023-24 में 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों में भेदभाव की ढेरों शिकायतें आई हैं। कितनी शिकायतें दर्ज हुईं समान अवसर प्रकोष्ठ के तहत? कुल 378 शिकायतें दर्ज की गईं। तो ये आंकड़ा साफ बताता है कि नीतियां बनाने
और ग्राउंड पर उनके क्रियान्वयन के बीच एक बहुत बड़ा ढांचागत अंतर यानी स्ट्रक्चरल गैप है। बिल्कुल, सिर्फ पॉलिसी पेपर पर लिख देने से जस्टिस नहीं मिल जाता। चलिए, हमने काफी सारे डायमेंशंस कवर कर लिए हैं, अब टाइम है प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स का। हाँ, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं जल्दी से कुछ मेमोरी बेस्ड पॉइंट्स रिवाइज करवा देती हूँ। पहला, स्ट्रेट ऑफ ओरमुज। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, राइट? एग्जैक्टली और ये ग्लोबल तेल व्यापार का सबसे प्रमुख चोक पॉइंट है। दूसरा फैक्ट है IFS V4 के बारे में। ये इंडिया और अफ्रीका के बीच का चौथा फोरम समिट है। राइट, और इसमें भारत का मेन फोकस उत्तर अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को से उर्वरक आयात पर है। और तीसरा फैक्ट हमने देखा द लैंसेट काउंटडाउन 2024 रिपोर्ट का। हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार हीटवेव के कारण भारत में 247 बिलियन कार्य घंटे का नुकसान हुआ और भारत 9वां सबसे जलवायु सुभेद्य देश है। और आखिरी फैक्ट केरल के त्रिशूरपुरम से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, 2 टर्म्स याद रखने हैं, कोदाम्बट्टम जो छाता बदलने की रस्म है और कठिना जो प्रतीकात्मक आतिशबाजी से जुड़ा है। बहुत बढ़िया, ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए काफी हैंडी रहेंगे। अब एक नजर डालते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो सवाल कुछ इस तरह फ्रेम हो सकता है। पश्चिम एशिया में उभरती अस्थिरता को देखते हुए भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए अफ्रीका एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। हालिया भू राजनैतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में विश्लेषण करें। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, तो इस आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए? देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे अमेरिका ईरान तनाव और रेड सी क्राइसिस का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहिए। हाँ, जिससे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं। एग्जैक्टली। फिर बॉडी वाले पार्ट को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, उर्वरक और खाद्य सुरक्षा, जिसमें हम खाड़ी देशों से सप्लाई रुकने और अल्जीरिया, मोरक्को जैसे अफ्रीकी देशों की ओर भारत के रुख को एक्सप्लेन करेंगे। राइट। दूसरा पॉइंट होगा ऊर्जा सुरक्षा, मतलब कच्चे तेल के $100 प्रति बैरल के खतरे के बीच अफ्रीका के साथ हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी। और तीसरा पॉइंट IFSV का महत्व हो सकता है। बिल्कुल, इसमें विदेश मंत्री के अस्थिर दुनिया में स्थिरता वाले बयान को कोट करते हुए क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय सहयोग पर बात करनी है। और कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए? कंक्लूजन में ये स्पष्ट करें कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ इंपोर्ट्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम रणनीतिक स्वायत्तता और बहुआयामी साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। परफेक्ट अप्रोच है ये। चलिए, अब सब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट करने के लिए क्विज टाइम शुरू करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और आप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। श्योर, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोनोबुयास तकनीक का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ये एक अंडर वाटर अकॉस्टिक सिस्टम है जिसका यूज नौसेना पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए करती है और भारत इसे जर्मन कंपनियों के साथ को डेवलप करने जा रहा है। गुड। दूसरा सवाल, द लांसेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को हीट वेव से अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख नुकसान हुआ है? रिपोर्ट के मुताबिक उच्च तापमान के कारण भारत को 247 बिलियन कार्य घंटे का भारी नुकसान हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर पर पड़ा है। तीसरा सवाल, 11वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई? ये बैठक मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुई, जहां 2026-27 के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना पर सहमति बनी है। राइट। चौथा सवाल, विमानन ईंधन या ATF की तुलना में इथेनॉल को कम प्रभावी क्यों माना जा रहा है? इसका मेन रीजन है ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, मतलब समान थ्रस्ट पाने के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा। और आखिरी सवाल, UGC के 2026 रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये नियम अस्पष्ट है और भविष्य में इनका गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है। एक्सीलेंट। तो ये थे हमारे आज के सभी टॉपिक्स। अब जाने से पहले जल्दी से की टेकअवेज पर नजर डाल लेते हैं। पहला टेकअवे तो यही है कि पश्चिम एशिया के तनाव ने भारत को मजबूर किया है कि वो अपनी ऊर्जा और उर्वरक जरूरतों के लिए अफ्रीका की तरफ रणनीतिक रूप से मुड़े। दूसरा टेकअवे है डिफेंस सेक्टर से। आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे, बल्कि जर्मनी के साथ AI और सोनोबुयोस का सह विकास कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। भारत 9वां सबसे सुभेद्य देश बन गया है और अप्रैल की हीटवेव सीधे हमारे 247 बिलियन कार्य घंटे और कृषि उत्पादन को खत्म कर रही है। और चौथा पॉइंट है कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा गैप है।
चाहे वो यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस हो या दिल्ली के स्कूलों में किताबों का ना पहुंचना। बिल्कुल, ये सारे डायमेंशंस आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। बस एक बात याद रखिएगा, जो आज टिके रहते हैं वही कल आगे निकलते हैं। अगर ये सेशन आपको उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें सुन लो यूपीएससी को, अभी सिर्फ 59 रुपए में पूरे चैनल का कंप्लीट एक्सेस। ध्यान दें, ये ऑफर 30 अप्रैल तक ही उपलब्ध है। इसके बाद ये प्राइस कभी भी रिवाइज हो सकता है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने का एक पूरा सिस्टम है। इसलिए सोचे मत, अगर वैल्यू दिख रही है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए।